हेलो फ्रेंड्स। चलो होप करता हूँ पहले दो लेक्चर सबने कर लिए होंगे, बिकॉज देखो ये समझ तभी आएगा जब वो कूलम्स लॉ हो चुका होगा। ठीक। और मैंने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी कराया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक। अब उसी का यूज करके आज हमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल करना है। ठीक है, क्या करना है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज एक से ज्यादा हो। ठीक, अभी तक हम सिर्फ दो चार्जेस देख रहे थे, Q1 Q2। अब मोर देन टू चार्जेस होंगे, यानी तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। तो उन सब की वजह से पर्टिकुलर एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, समझ रहे हो? जितने भी चार्जेस होंगे, ठीक है, उन सब की वजह से एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस when the number of charges interacting the total force on a given charge is वेक्टर सम ऑफ। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। समझना एक एक चीज। वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड। देखो क्या लिखा? व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, बड़ा सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, बहुत इजीली क्लियर होगा, डोंट वरी। देखो क्या लिखा है, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, अब व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स, यानी जब मोर, देखो एक से ज्यादा चार्जेस जब इंटरेक्ट होंगे तो क्या होगा कि द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये Q1 है, ठीक, Q2 है, ये Q3 है। अब इसकी वजह से भी इस पे फोर्स लग रहा होगा और इसकी वजह से भी ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा? इसकी वजह से भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसकी वजह से भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अगर ये दोनों की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो फिर इस पे टोटल फोर्स कितनी होगी? इसकी वजह से भी फोर्स होगी और इसकी वजह से भी फोर्स होगी। तो मुझे टोटल फोर्स निकालना है। तो टोटल फोर्स कैसे निकालना है वो हमें कौन बताता है? सुपरपोजिशन। तो टोटल फोर्स कितनी होगी? व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग, more than one charges interacting the total force on a given charge। जैसे मुझे Q1 पे निकालना है, ये given charge हो गया मेरा। ठीक है, इस वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। वेक्टर सम क्यों बोला? बिकॉज डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्ज, यानी इन दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्स इस पर लग रहा होगा, जैसे इसकी वजह से लग रहा होगा F12, यहां से आएगा F13, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इस पे, वही फोर्स होगा तुम्हारा वेक्टर सम ऑफ एक से ज्यादा भी, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीसरा भी ले लो यहाँ पे, चौथा चार्ज, पांचवा चार्ज, छठा चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है कि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सिंपल सी भाषा में, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्शन तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ऑफ अ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं, प्रॉपर सिंपल सा। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब जैसे मान लो, वही सेम डायग्राम ही ले लेते हैं। ये Q2 है, ये सेंटर है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q3 है। ठीक, पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर R2 होगा, ठीक, इसका R3 होगा, इसका R1 होगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच में R12, ठीक, फिर इन दोनों के बीच में, इसको यही रखते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। इन दोनों के बीच में R13। ठीक, अब देखो ये Q3 है,
फोर्स कितना लग रहा है इस पे, फोर्स कितना लग रहा है, इसकी वजह से ये फोर्स, टोटल जो फोर्स इस पे लगा रहा होगा वो F13 लगा रहा होगा, है ना। इस पे टोटल फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, वो कितना होगा F13, और ये वाला कितना फोर्स लगा रहा होगा F12। अच्छा, इसका रिजल्टेंट देखो, ये रहा, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन, ये दो वेक्टर्स हैं तो इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा ना, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया F1। तो ये F1 कितना होगा, देखो Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है, Q3 भी इस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक। तो मुझे F1 फाइंड करना है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखा है कि फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्ज, यानी कि F1 क्या होगा मेरा, F12 प्लस F13। अच्छा, इसको तुम्हें स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, है ना, एग्जाम में जब तुम आंसर लिखोगे तुम्हें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, कंसीडर 3 चार्जेस, ठीक है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, ठीक। द फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3 is given by is obtained by performing vector addition, ठीक है, is obtained by performing vector addition, ठीक है। सो F1 इक्वल टू F12 प्लस F13, इस तरीके का स्टेटमेंट लिख देना, लिख दूं, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, ठीक, and the force acting on Q1 due to Q2 and Q3 is obtained by performing vector addition ठीक है। क्या लिखा, कंसीडर द 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3 इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस ऑफ Q2 एंड Q3 एक्सर्टेड ऑन Q1, ठीक। इन सिंपल सी भाषा में क्या लिखा कि F1 पे कितना फोर्स लग रहा है, जो फोर्स 2 लगाएगा और 3 भी लगाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया है ऑलरेडी, मैं डेरिवेशन यहाँ से चालू कर रहा हूँ बिकॉज जगह कम है। तो तुम लोग ये स्टेटमेंट आंसर, इसके बाद ये स्टेटमेंट, फिर आंसर आएगा। अब तो यहाँ से देखो, चलो ठीक, अब F1 इक्वल टू F12 प्लस F13। अब F12 क्या होगा, F12 है क्या, F12 तुम्हारा होगा, अच्छा ये सब ने लिख लिया होगा ना स्टेटमेंट, तो मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट में कैमरा देख लेता हूँ, कई बार बंद हो जाता है ना, पढ़ाते ही रह जाता हूँ। ठीक है ठीक है, चालू है, कोई इशू नहीं है, चलो देखते हैं। अब तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना। इसको भी रफ ही कर देता हूँ, डेरिवेशन करनी है लंबी, ठीक। अब सबसे पहले F12 क्या होगा बच्चा पार्टी, देखो कल ही मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था वेक्टर फॉर्म से, KQ1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का यूनिट वेक्टर, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखे तो कूलम्स लॉ में Q1 Q2, इसको वेक्टर फॉर्म से हटा के लिखोगे तो ये R12 क्यूब हो जाएगा, क्यों क्यूब हो जाएगा, बिकॉज यूनिट वेक्टर है ना, तो R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 लिखोगे, है ना। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं लास्ट क्लास में बताया मैंने, चेक करना जिसने नहीं देखा अभी भी वो लेक्चर देखो, ठीक, सॉरी, हाँ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर और ऊपर R वेक्टर, ये पैटर्न होता है लिखने का। तो R12 को कैसे लिखेंगे, R12 का यूनिट वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इसको स्क्वायर ही रहता हूँ, अभी नेक्स्ट वाले में देता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, F13 क्या होगा, सबको अब लिखना आ गया होगा, K Q1 Q3
अपॉन R13, ठीक, R13 का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन, इसलिए मैंने क्या लिखा था डेफिनेशन में? वेक्टर सम लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे k स्क्वायर Q1 Q3, इसको कैसे लिखूंगा? R13 का वेक्टर अपॉन, डायरेक्टली क्यूब लगा देता हूँ, है ना, जैसे इसमें किया था। तो ये हो जाएगा R13 का क्यूब। अब टोटल फोर्स कैसे निकालनी है? हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारा? F1 इक्वल टू F12 प्लस F13। तो F12 को मैं क्या लिखूंगा? K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, का क्यूब इंटू R12 का वेक्टर प्लस K Q1 Q3 F13 का यहाँ से उठाया हमने फॉर्मूला, ये सेकंड इक्वेशन ले लो, ठीक है। तो K Q1 Q3 अपॉन R13 का क्यूब इंटू R13 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये तुम्हारा F12 F13 हो गया, ठीक। अब इसको किस वे में लिखोगे? एडिशन के फॉर्म में, ठीक। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? Q1 Q2 ये दे दिया। अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है? K Q1 कॉमन निकल रहा है ना। बचा क्या है? Q2 R12 क्यूब यूनिट वेक्टर प्लस Q3 R13 क्यूब यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसमें इसको समेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। देखो जितने भी चार्जेस हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, समेशन के फॉर्म में चीजें याद होनी चाहिए। यानी ये हो जाएगा K Q1। अब देखो Q1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ समेशन के फॉर्म में, K Q I समेशन ऑफ I इक्वल टू, ठीक है, K Q1 ही रहना, सॉरी ये तो चेंज नहीं हो रहा। I इक्वल टू 2 to N, ठीक, 2 to N QI अपॉन R1I पे वेक्टर, ठीक, और नीचे आएगा R1I का क्यूब। देखो जिसको नहीं समझ आया समझो। इस तरीके से लिखने का क्या मतलब हुआ? ऐसे लिखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक। वन तो वन ही है, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन होगा, जितने भी चार्जेस होंगे। मान लो अभी तो 2 रखे हमने, ठीक, 3 4 5 6 7 ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो जितने भी हो वहां पे 2 to N, N मतलब जितने हो टोटल, ठीक है। अगर मान लो 10 होते तो 2 to 10 लिखता मैं, ठीक। उसके बाद 2 की जगह मैंने क्या डाला है? I, ठीक है। 2 की जगह क्या डाला है? I। 2 की जगह क्या रखा है? I। वन तो वन ही रखना है, जहां वन है वो वन रखना है, बिकॉज वन तो हर जगह सेम है। बाकी चीजें चेंज हो रही है देखो समेशन में। अब मुझे अगर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आई की वैल्यूज में रखता जाऊं, जैसे मान लो K Q1 तो ऐसे का वैसे ही है, समेशन यानी ऐड होता जाएगा ये, ठीक। तो इसको कैसे लिखूंगा? Q1 Q2, सॉरी आई की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 2 से। Q2 R1 तो ऐसे ही है, आई की जगह क्या डालूंगा? 2 अपॉन इसका वेक्टर में R12Q, है ना। फिर प्लस, समेशन है तो प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 के बाद क्या आएगी? 3, तो Q आई की जगह 3 R13 अपॉन R13 का क्यूब। ऐसे ही जितने होते जाएंगे वो तुम्हें एड अप करते जाना है। ये शो करता है लिखने का पैटर्न। जिसको नहीं समझ आया एक बार और लिख के मैं बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना इसको कैसे लिखना है। देखो किया कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी एक से ज्यादा चार्जेस हो तो फोर्स कितनी एग्जर्ट होगी पर्टिकुलर चार्ज पे, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या किया है, कूलम्स लॉ से फॉर्मूला इक्वेशन निकाली, उसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसको लिखने का एक और पैटर्न बता देता हूँ मैं। देखो जो चीज कांस्टेंट है, Q1 तो हर जगह सेम है ना, सब में कॉमन है, तो इसको ऐसे ही रखना है। K भी सब में सेम है। ये ऐड हो रहा है, बार बार टर्म ऐड होता जा रहा है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ समेशन, इस एडिशन को जितनी बार भी आएगा। I इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 1 के बाद ये 2 है 3 है, तो I इक्वल टू 2 to N, ठीक, Q I 1 जहां पे उसको ऐसे रखना है R1I क्यूब, ठीक।
अब तुम्हें क्या करना है, इसमें आई की वैल्यू अलग अलग डालते जाओ, 2 डालते जाओ, फिर समेशन की वजह से प्लस आएगा, फिर आई की वैल्यू 3 डालो, फिर प्लस डालो समेशन की वजह से, फिर आई की वैल्यू 4 डालो, तो ऐसी पूरी इक्वेशन मिलती जाएगी। जितने भी चार्जेस होंगे ये उसके लिए, ठीक है, फॉर एन चार्जेस, फॉर एन नंबर। देखो इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि जेई में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, नीट और जेई में, तो वो इसी फॉर्म में दे देते हैं, फिर बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इस फॉर्म का मतलब क्या है, और इस फॉर्म का बहुत सिंपल सा मतलब है, ऐसा ही मतलब है। तो इस फॉर्म में भी कभी दे तो तुम्हें कंफ्यूज ना होना नहीं होना। जैसे मान लो फोर्स दे दें, 10 चार्जेस दे दें जेई में, ठीक है, और पूछे कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 ड्यू टू अदर चार्जेस, तो तुम्हें क्या करना है फिर, इस तरीके का कुछ फॉर्मूला, मान लो अब 10 को ऐड करके तो तुम्हें ऑप्शंस में देंगे नहीं, वो इसी फॉर्म में देंगे, इसलिए मैं ये फॉर्म सिखा रहा हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो यही था तुम्हारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या करना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, कि तुम्हें वेक्टर सम करना है जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर चार्ज पे जितने भी चार्जेस की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका क्या करना है, वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम कैसे करते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में मैंने तुम्हें दिखाया हुआ है, सिंपली हमें एडअप करना है। डायग्राम सबको पता होना चाहिए, ठीक, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जैसे Q1 Q2 Q3 पोजीशन वेक्टर सबके दिखा दो, ठीक, R1 R3 R2, इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, इनका रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया 1 पे, और इसकी वजह से लग रहा है वो F13 और इसका F12, ठीक, इस तरीके का डायग्राम तुम्हें ड्रॉ कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट पार्ट का एंड अप है, इसको लिखो अच्छे से नोटबुक में 2-3 बार, और खुद से भी 2-3 चार्जेस लेके फाइंड आउट करना। अब मैंने ये चीज 1 पे फाइंड की, तुम्हें मुझे 3 पे फाइंड करके भेजना है। 1 और 2 की वजह से 3 पे कैसे चार्ज का इक्वेशन लिखोगे, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। F3 पे फाइंड करना है, तो उसके लिए कैसा लिखोगे, F31 प्लस F32, ठीक, यानी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, इस तरीके से फाइंड आउट करना है। खाली इक्वेशन डालना है, तुम लिख लोगे। यानी तुम्हें कभी ऐसी भी कंडीशन दे दे कि फाइंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, तो भी तुम्हें इक्वेशन निकालना आना चाहिए, ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। यानी तुम्हें किसी भी चार्ज पे किसी की वजह से भी बोल दें, ये न्यूमेरिकल में भी बहुत यूजफुल होगा, ठीक, तो तुम्हें आना चाहिए। तो यही था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन करेंगे। तो अब से नया कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं, और डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी नेक्स्ट लेक्चर में होगी, जिसमें मैं बहुत सारे चीजें लिखवाऊंगा भी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर का नाम ही क्या था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो था ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जो हमने करा, ठीक। चार्जेस में हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले व्हाट इज चार्ज देखा, चार्जिंग मेथड्स देखी, फिर हमने कूलम्स लॉ देख लिया, वेक्टर और उस दोनों फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। फिर मैंने तुम्हें परमिटिविटी का रिलेशन भी बताया था कि अगर अदर मीडियम हो और अगर स्पेस हो तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों में, किस तरीके से फोर्स फाइंड आउट करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने कर लिया, ठीक है। अब जो आज चालू होने जा रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको समझते हैं पहले बहुत ही सिंपल से नॉर्मल लेक्चर से, ठीक है। देखो होता क्या है, सपोज करो जब तुम क्लास में बैठे हो, ठीक है, क्लास में तुम बैठे हो और टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है और टीचर की प्रेजेंस है क्लास में, ठीक। टीचर जब तक खड़ा होगा क्या होगा, तुम वहां पे आराम से अच्छे से बैठे रहोगे, ठीक। तुम जैसे जैसे टीचर से दूर जाते जाओगे, सपोज कर लो तुम थोड़े पीछे बैठे हो, लास्ट बेंचर और ज्यादा मस्तीखोर होते हैं, ठीक, तो तुम्हारी मस्ती बढ़ती जाती है। वैसे ही तुम जैसे जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे ही क्लास से बाहर निकल गए और टीचर अगर क्लास में, तो तुम टीचर के कंट्रोल से बाहर निकल गए, तुम टीचर के कंट्रोल से बाहर निकल गए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक फोर्स है, वो टीचर का फोर्स जो तुम्हारे ऊपर एग्जर्ट हो रहा है वो किस लेवल तक हो रहा है, किस रेंज तक हो रहा है, ठीक है, वो बाउंड्री लिमिट जो है वही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर जोन में जैसे कोई भी, जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ तुम्हारा टीचर है, ठीक, और ये तुम बैठे हुए हो। अब यहाँ तुम्हारा दरवाजा है, ठीक है। मान लो तुम यहां से जैसे जैसे दूर जाओगे, एक बार इस क्लास के बाहर गए
फिर तुम इस टीचर की कंट्रोल की फील्ड से बाहर निकल गए, यानी फिर तुम बाहर जाके कुछ भी कर सकते हो, पर जब तक तुम क्लास के अंदर रहोगे तुम इसके कंट्रोल में, यानी इस टीचर की लिमिट कहां तक है, इस बाउंड्री तक है, यानी जब तक तुम इस बाउंड्री के अंदर हो टीचर का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी को अब मैं दो तरीके से बता रहा हूं, दो तरीके के चार्ज समझो, सोर्स चार्ज, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज। ठीक, सोर्स चार्ज स्ट्रॉन्ग चार्ज है, टेस्ट चार्ज वीक चार्ज है। ठीक है, जैसे सोर्स चार्ज यानी टीचर की ज्यादा चलती है, तुम टेस्ट चार्ज हो, तुम्हारे ऊपर इसका क्या कंट्रोल है, इसी तरीके से सोर्स चार्ज तुम्हारा टीचर है, टेस्ट चार्ज तुम हो। ठीक है, अब होगा क्या, जब मैंने सोर्स चार्ज एक प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है, अब इसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगी जो अदर चार्ज फील करेगा जब वो उसके लेवल में आएगा। अब एक बात बताओ, वो चार्ज कहीं भी होगा थोड़ी फील करेगा, वो चार्ज कितनी भी दूर पे होगा तो क्या इसका फोर्स एग्जैक्ट फील कर पाएगा, नहीं करेगा। मान लो यहाँ प्रेजेंट है तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इतनी दूर तक इसका नहीं है लेवल, ये एक पर्टिकुलर रेंज तक ही अपनी फील्ड जमा पाएगा। जैसे मान लो इसकी ये एक चार्ज है टेस्ट चार्ज Q0, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो इस सोर्स चार्ज की जो फोर्स होगी वो एक लिमिट तक ही इस पे एग्जर्ट कर पाएगी, यानी इस फील्ड के बाहर गया तो अब इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे विजय माल्या जी, ठीक, वो इंडिया से बाहर चले गए तो इंडियन पुलिस का कंट्रोल उनके ऊपर से कम हो गया, अगर वो यहां रहते तो उनको इजी होता पकड़ना, यानी कंट्रोल में रहते। तो ये सोर्स चार्ज है और इसका जो फील्ड जनरेट कर रहा है, ये जो अपनी वजह से एक फील्ड जनरेट कर रहा है, फील्ड का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर लिमिट है और फील्ड जो है वो रियल कॉन्सेप्ट है, बट फील्ड लाइंस रियल में हमें कोई लाइंस नजर नहीं आती, ऐसे दिखेगी नहीं तुम्हें, है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कॉन्सेप्ट आएगा थोड़े टाइम में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये जो फोर्स जहां तक इसकी लिमिट होगी ये फोर्स जनरेट करेगा, वही तुम्हारा फील्ड है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट में ही इसकी फोर्स एग्जर्ट होगी, उसके बाहर अगर ये चार्ज निकल गया तो ये इस पे ना कोई फोर्स अट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, अब ये यहाँ पे आएगा तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ये रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, माइनस है तो भी ठीक है फोर्स लगेगा इस पे, यहाँ तक भी लगेगा, यहाँ तक भी लगेगा, पर मैं मानता हूँ इसकी फील्ड एक यहाँ तक ही है, तो इसके बाहर चला जाएगा तो अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे दो मैग्नेट है, उसके अंदर तुम क्या करते हो, जब तुम इतने दूर में लाओगे अट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा और ले जाओगे, अब इतने दूर कर दोगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, फील्ड के बाहर हो गए वो, एक मैग्नेट के फील्ड के बाहर निकल गया दूसरा, यानी अब उन दोनों में कोई अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्जन फोर्स नहीं लगेगी। तो अट्रैक्शन या रिपल्जन होने के लिए जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इस चार्ज पे हम इस चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया होगा जहां पे किसी दूसरे चार्ज पे उसके अंडर में ही उस पे फोर्स लगेगा, उस रीजन के बाहर निकल गया तो उस पे फोर्स नहीं लगेगा, तो वो जो रीजन है जहां तक वो फोर्स एग्जर्ट कर सकता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी जो फोर्स एग्जर्ट करेगा ये चार्ज ड्यू टू दिस, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर रीजन, वही तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाहर निकल गया तो वो कोई काम का नहीं है, फिर इन दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो कूलम लॉ में हमने दो चार्ज लिया, बट वो दो चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी है, अगर बहुत ज्यादा दूर चले गए तो कोई डिस्टेंस अट्रैक्ट नहीं करेगा या रिपल्जन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सोर्स चार्ज है उसका पोटेंशियल कहां तक है, इसकी फील्ड कहां तक है, कहां फील्ड नाम दिया ना, कहां तक इसकी फील्ड है जहां पे ये दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड यानी किस लिमिट तक ये इस चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, पास में आएगा तो नो डाउट बहुत स्ट्रांगली करेगा, थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा इंट्रैक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक लिमिट के बाद अब ये फोर्स नहीं लगा पाएगा उस पर। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको अगर मैथमेटिकली मेंशन करना हो मुझे, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं, समझ आ गया सबको। यानी देखो ये टीचर सोर्स चार्ज था, सोर्स चार्ज यानी जिस चार्ज की वजह से जो मेन चार्ज है जो फील्ड जनरेट कर रहा है, बच्चे जो थे वो टेस्ट चार्ज थे, एक लिमिट तक इन पे कंट्रोल रहेगा, क्लास के बाहर जाने के बाद कंट्रोल खत्म हो जाएगा, ये क्लास है इसके बाहर गए कंट्रोल खत्म। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो इसका फंडा क्या है, इसको लिखना कैसे है?
देखो इसको सबसे पहले अगर मैथमेटिकली देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। देखो जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, बहुत छोटी यूनिट हम समझ रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं हम एकदम चिंगा सा है। खाली हम उसको सिर्फ किस लिए लेके आए हैं, हम टेस्ट करने के लिए कि इसकी फील्ड कहां तक जनरेट हो रही है, ठीक। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि वो एक नॉर्मल सा चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, जिसकी वजह से हम दूसरी चार्ज की वजह से, यानी अब देखो मुझे किसी की, अब मान लो ये टीचर जैसे था, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक। अब इसमें भी तो केस है, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ ये बहुत ही सीधा साधा और डिसिप्लिन्ड बच्चा है, ठीक है, जिसके अंदर टीचर का कंट्रोल इस क्लास तक होता है। अब मान लो कोई सिरफरा बच्चा है, ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अनडिसिप्लिन होते हैं, टीचर को परेशान करते रहते हैं, ठीक, तो उसका कंट्रोल तो अंदर भी नहीं है ना टीचर का, यानी इसके पास भी कोई फोर्स है। मान लो ये किसी एमएलए का बेटा है, ठीक है, या फिर मान लो खतरनाक ऐसे किसी का भी, जैसे दाऊद इब्राहिम का कोई बेटा आ गया यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो टीचर पे अपनी पावर दिखाएगा। तो इसकी पावर नहीं दिखनी चाहिए टीचर को, तो तुम टीचर का कंट्रोल नहीं पता कर पाओगे। तुम्हें अगर टीचर का कंट्रोल पता करना है कि इसकी वजह से इस पे कितना फील्ड एक्सर्ट हो रहा है, तो तुम्हें इसके फोर्स को जीरो मानना होगा, यानी इसको फोर्स को ऑलमोस्ट बहुत कम समझना होगा। अगर तुमने ये मान लिया कि इसका फोर्स भी ज्यादा है तो दिक्कत है। तुम्हें ये मान के चलना है कि इसका फोर्स बहुत कम है, ये एक अच्छा बच्चा, डिसिप्लिन बच्चा है, ठीक है। ये तो इसको कैसे लिखोगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट Q0 टेंड्स टू जीरो, यानी इसकी वजह से जो फोर्स है वो बहुत छोटी है। ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मतलब मुझे इसकी वजह से सिर्फ ये पता करने लाए हैं हम कि इसका कंट्रोल कितना आ रहा है क्लास पे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे फोर्स अपॉन Q0, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सिंपल सी भाषा में लिखें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इतने सारे एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। फील्ड क्या है, एक पर्टिकुलर फील्ड है जहां पे इस चार्ज की रेंज है, हर चार्ज की, जैसे ये क्यू चार्ज है, इसकी एक रेंज होगी यहां तक, इसके बाहर तुम कुछ भी लाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर लाओगे तो ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो जो जहां तक इसकी लिमिट है, एक सोर्स है जहां तक ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, वही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा दूसरी भाषा में लिखना हो मुझे, ठीक है, the force exerted on unit positive charge the force exerted on a unit positive charge at a given point, at a given point, ये स्टेटमेंट ये इसलिए लिखना पड़ रहा है पॉइंट, मतलब बिकॉज हर जगह नहीं लगेगा, एक पर्टिकुलर, एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू source charge without disturbing the source charge, ठीक है। The force exerted on a unit positive charge at a given point due to source charge without disturbing, तुम्हें सोर्स चार्ज को मूव नहीं करना, उसे एक जगह पे रख देना है, तभी तो हमें पता चलेगा उसकी रेंज कितनी है। अब टीचर मूव होके क्लासरूम के बाहर तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, तो वो तुम पे अभी भी कंट्रोल रख सकता है तुम क्या कर रहे हो, बट वो वहां खड़ा है तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं जाएगा। यानी तुम्हें चार्ज को अगर मूव कराओगे तो फिर प्रॉब्लम है, चार्ज को मूव नहीं कराना, अगर उसकी कैपेसिटी जाननी है तो उसे एक पर्टिकुलर जगह पे छोड़ दो, ठीक है। तो the force exerted on a unit positive charge at a given point due to source charge without disturbing the source charge, ठीक है, is called its electric field, यानी जो फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा ये जो सोर्स चार्ज, वही तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। अब इसकी यूनिट, पहली यूनिट देखो, फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहली चीज वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज क्या था, स्केलर था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट
फोर्स E इक्वल टू ठीक, फोर्स की न्यूटन, क्यू की कूलम, यानी न्यूटन कूलम इनवर्स। एक और यूनिट होती है और ये तुम्हें सोचना है कि कैसे आई होगी, और वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, एक्चुअली ये यूनिट का जो इंपॉर्टेंस है, एक और फॉर्मूला तुम बाद में देखोगे, V इक्वल टू ई डी, पोटेंशियल जब पढ़ा लूंगा मैं सेकेंड चैप्टर, तो तुम्हें इसकी एक और यूनिट ये कैसे है ये समझ आएगा। अभी के लिए इसकी टेंशन मत लेना, ठीक। तो ये जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको मैं डिस्कस करूंगा कैसे आया, ठीक है। अब इसके अलावा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें निकाल के भेजना है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला के बहुत सारे लेक्चर प्रेजेंट है मेरे प्लेलिस्ट में, जाके अगर जिसको नहीं आता वो देखो उसको। और ये तुम्हारी टेस्टिंग है, तुम्हें हर चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें निकालना है, ठीक। नहीं आएगा तो फिर मैं हेल्प करूंगा, तो मुझे निकाल के भेजो। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने भेजा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है जो मेहनत कर रहे हैं, जो डेडिकेशन दिखा रहे हैं। बाकी जो नहीं कर रहे हो करना शुरू कर दो, ठीक। टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो ये कर लो, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें निकाल के दिखाना है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, ठीक। बट समझ आ गया सबको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसका सिग्निफिकेंस, उसके 6 पॉइंट्स में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। बट फिलहाल के लिए कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन, ये सब देखो एग्जाम ओरिएंटेड। आंसर्स भी जो मैं लिख रहा हूँ या लिखवा रहा हूँ वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है, तुम एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेरिवेशन भी इसी वे फॉर्म में लिखना, बस स्टेटमेंट्स ऐड करते जाना, ठीक है। तो सारी चीजें नोट डाउन करो, नोट्स में मैं बाद में चेक करूंगा, मुझे नोट्स मिलने चाहिए, ठीक। और होप कर रहा हूँ कि सबके सब लेक्चर कर रहे हो, ठीक। तो बहुत अच्छे से करो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। और ऑनलाइन क्लासेस की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस की बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, पर तब तक के लिए, ठीक है, करते रहो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।